तो इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कंसिडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम falling from a height of 1 kilometer. It hits the ground with a speed of 50 meter per second. Take g constant with a value 10 meter per second square. The work done by gravitational force and resistive force of air is. क्वेश्चन में आपसे बोला गया है 1 ग्राम मास की कोई रेन ड्रॉप है, रेन वाटर की कोई ड्रॉप है दैट इज़ फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर, वो 1 किलोमीटर हाइट से गिरती है। ग्राउंड पर ये 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोलाइड करती है, टच करती है। अगर g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर ने कितना वर्क डन किया होगा। तो सबसे पहले आपके पास में एक रेन ड्रॉप है, बरसात के पानी की एक बूंद है जो कि h हाइट से गिरती है। तो यहाँ पर जो भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा दैट विल बी इक्वल टू द वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या हो जाएगा आपके पास में, दैट इज़ mgh। कैसे, तो भाई h हाइट से गिरती है तो इस कंडीशन में u1 होता है आपके पास में mgh, ग्राउंड पर आने पर u2 हो जाता है आपके पास 0। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आता है दैट विल बी mgh, और यही किसके इक्वल होता है, वर्क डन के इक्वल। सो वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा u, एंड in the case of gravitational force it is a conservative force, so potential energy is defined which has the value of mgh। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू mgh, m की वैल्यू थी 1 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 1 किलोमीटर मतलब 10⁻³ मीटर। यहाँ 10⁻³ से 10⁻³ हो जाएगा कैंसिल। सो आपके पास में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स आपको मिलेगा 10 जूल। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू 10 जूल। अब 10 जूल आपके पास में दो ऑप्शन में है, तो इन दोनों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आपके पास आएगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज 10 जूल विच इज़ ऑप्शन थर्ड। तो आपके पास थर्ड ऑप्शन ही यहाँ पर आंसर आना चाहिए। लेकिन फिर भी हम एक काम और करते हैं, यहाँ पर आपसे एक चीज़ और पूछी गई है, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर। एयर रेजिस्टेंस ने कितना वर्क डन किया है ये भी आपसे पूछा गया है, तो वो भी अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हमारे पास में बाय वर्क एनर्जी थ्योरम हमारे पास में क्या होता है, नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेट वर्क डन मतलब वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। अब यहाँ पर दो फोर्स है, एक तो है वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड एक हो जाएगा वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ mv² माइनस u²। ये वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं। नाउ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज 10 जूल जो हमारा आया था। वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस हमें पता नहीं, हाफ मास था आपके पास 1 ग्राम मतलब 10⁻³ किलोग्राम, v²। v देखिए हमें दे रखा था ग्राउंड से वो हिट करती है 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो v हो जाएगा यहाँ 50, तो 50 का स्क्वायर 2500 2500 माइनस इनिशियल वेलोसिटी थी 0 क्योंकि ड्रॉप किया गया था। ठीक है, तो ये 10 प्लस वर्क डन बाय एयर इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 2500। अब यहाँ पर इस टर्म्स को आप सॉल्व करोगे तो देखिए 2 से 2500 जाएगा 1250 टाइम्स, 10⁻³ भी है, तो यही जो कंप्लीट वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 1.250। ओके, सो it will be equal to 10 plus work done by air equal to 1.25. Okay, so work done by air is 1.25 minus 10 which will be equal to minus 8.75 joule. So work done by air friction is equal to minus 8.75 joule. माइनस क्यों, क्योंकि आपकी जो रेन ड्रॉप है वो तो नीचे आई है, एयर फ्रिक्शन ऑपोजिट लगेगा, तो डायरेक्शन ऑपोजिट है तो एंगल 180, और एंगल 180 होने पर वर्क डन क्या आता है, नेगेटिव आता है। सो वैल्यू ऑफ वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस 8.75 इन द केस ऑफ रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए 10 जूल ही अपना आंसर होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन अपने को करना था। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मूविंग ब्लॉक हैविंग मास m collide with another stationary block having mass 4m. The lighter blocks come to rest after collision. When the initial velocity of the lighter block is v, then the value of coefficient of restitution will be. coefficient of restitution आपसे पूछा गया है। आपके पास में दो ब्लॉक है, एक का मास m, एक का मास 4m। कोलिजन से पहले इस m मास की जो वेलोसिटी दैट इज स्मॉल v, और कोलिजन के बाद में वो रेस्ट में आ जाता है। इनिशियली 4m मास जो था वो हमेशा इनिशियली कैसा था, रेस्ट में था, स्टेशनरी था। सो बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम m ब्लॉक का तो था m इंटू वी, 4m ब्लॉक स्टेशनरी था, बाद में m ब्लॉक स्टेशनरी हो गया और 4m की वेलोसिटी हम मान लेते हैं v डैश, ठीक है। तो यहाँ से एम वी इक्वल आया 4m v डैश के, m से m कैंसिल, v डैश आ गया आपके पास v अपॉन 4, ठीक है। नाउ हमें ये नहीं पूछा था, हमें पूछा था वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन velocity of approach, velocity of separation upon velocity of approach। now यहाँ पर v2 माइनस v1, v2 तो था v डैश, v1 था 0, तो v डैश माइनस 0 करना था, v डैश आए v बाई 4, तो v बाई 4 माइनस 0 आपके पास बन जाएगा v बाई 4, ठीक है। अच्छा, अपॉन में u1 माइनस u2, u2 तो रेस्ट में था और u1 की जगह क्या था हमारे पास, v था, ठीक है। u1 की जगह हमारे पास क्या था, v, तो ये बन जाएगा v माइनस 0। सो ये बनेगा v अपॉन 4 बाई v से v कैंसल, ई की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई 4 विच इज इक्वल टू 0.25। सो इन दिस केस कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0.25, मीन्स ऑप्शन आ जाएगा सेकंड, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट। A force F equal to 20 plus 10y acts on a particle in y direction where F is in Newton and y is in meter. Work done by this force to move the particle from y equal to 0 to y equal to 1 meter. आपको एक वेरिएबल फोर्स दे रखा है जिसकी वैल्यू है 20 प्लस 10y, वाई डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड है। आपको बताना है कि उस पार्टिकल को, उस ब्लॉक को 0 से 1 के बीच में डिस्प्लेस करने में वर्क डन कितना होगा। सो जब भी वेरिएबल फोर्स हो, वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, एफ डॉट डी एस, जहाँ डी एस क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। कहाँ से कहाँ तक, S1 से S2 तक लिमिट होगी डिस्प्लेसमेंट की, S1 से S2 तक। सो इन दिस केस हमारे पास y डायरेक्शन में है, सो y की इनिशियल वैल्यू 0, फाइनल वैल्यू 1, फोर्स की वैल्यू 20 प्लस 10y डॉट डी वाई, ओके, 20 प्लस 10y डॉट डी वाई। नाउ यहाँ पर आपके पास में इंटीग्रेशन आपको करना है, तो जैसे ही आप इंटीग्रेशन करोगे, देखिए हमारे पास इंटीग्रेशन बनेगा 20 का तो 20y, 10y का 10y स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 0 से 1, यहाँ पर 2 से 10 कटेगा 5 टाइम्स, तो ये बना 20y प्लस 5y स्क्वायर, लिमिट 0 से 1। पहले लिमिट रखोगे 1, तो 20 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 20 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 का स्क्वायर। ये पूरी टर्म जो सेकंड टर्म है, ये तो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, 0। बचा क्या, 20 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 25 जूल। दिस विल बी द वर्क डन इन दिस केस इन विच force is variable in y direction which is given by 20 plus 10y. So आपका आंसर आया 25 जूल। 25 जूल अपना ऑप्शन है फोर्थ, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, बॉडी A of mass 4m moving with speed u collide with another body B of mass 2m at rest. The collision is head on and elastic in nature. After the collision, the fraction of energy lost by the colliding body A is. क्वेश्चन में बोला है कि आपके पास दो बॉडी है A एंड B, दोनों की मास आपको गिवन है 4m और 2m। अब
जो ये 4m का मास है ये u स्पीड से कोलाइड करता हुआ एक स्टेशनरी बॉडी जो कि रेस्ट में थी b उससे कोलाइड करता है। कोलिजन जो थी वो इलास्टिक एंड हेड ऑन है। आपसे पूछा गया है कि a की एनर्जी में कितना लॉस आएगा, कितना फ्रैक्शनल लॉस आएगा। फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी पूछा है तो फ्रैक्शनल लॉस का फॉर्मूला होता है डेल्टा के अपॉन के इक्वल टू 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ओके, अब m1 m2 आपके पास सब दे रखा है। m1 की जगह क्या था हमारे पास 4m, m2 की जगह 2m, सो 4m इंटू 2m अपॉन 4m प्लस 2m का होल स्क्वायर, ये आपके पास इक्वल आएगा, देखिए 4 16 16 इंटू 2 32m स्क्वायर अपॉन ये आपके पास बना 6m, 6m का स्क्वायर हो जाएगा 36m स्क्वायर। आप यहाँ पर m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो, 4 से कटेगा 8/9, सो आपका आंसर होगा 8/9। 8/9 अपना ऑप्शन है थर्ड। तो जब भी आपसे फ्रैक्शनल लॉस पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी में, दैट इज इक्वल टू 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8/9। इस क्वेश्चन के लिए 8/9। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या देख है। वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर एट अ रेट ऑफ 15 kg per second टू ऑपरेट अ टर्बाइन। The losses due to frictional force are 10% of the input energy. How much power is generated by the turbine? क्वेश्चन ये बोला है कि एक टर्बाइन है, इस टर्बाइन के ऊपर 60 मीटर हाइट से वाटर गिरता है, पानी गिरता है, जो रेट ऑफ फॉल ऑफ वाटर है दैट इज़ 15 kg पर सेकेंड। अब यहाँ ये बोला गया है कि इनपुट एनर्जी का 10% तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से लॉस हो जाता है, बचा कितना 90%। तो इस 90% की वजह से पावर जनरेट होगी, तो वो पावर जनरेटेड कितनी है ये आपसे पूछा गया है। सो पावर इज ऑब्वियस सी बात है 90% होगा, मतलब 90/100 ऑफ इनपुट पावर। ठीक है, इनपुट पावर कितना हो जाएगा आपके पास में, वो देखिए 90/100 इनपुट पावर होगा वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फोर्स mgh/t। नाउ यहाँ m/t मास पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ फॉल ऑफ मास आपको गिवन है विच इज़ 15 kg पर सेकेंड। ठीक है, तो बस वैल्यू रखनी है, अपना आंसर आ जाएगा। सो वैल्यू रखते हैं अपन यहाँ पर, अपनी वैल्यू यहाँ पर बनेगी 90/100 मतलब 9/10, मास पर यूनिट टाइम था 15, जी की वैल्यू है 10, हाइट थी आपके पास 60, ये 10 से 10 कैंसिल, ये बना आपके पास 9 इंटू 15, 9 इंटू 15 आपके पास हो जाएगा कितना 135 मल्टीप्लाइड बाय 60, ये मिलेगा आपको 8100 वॉट। तो P आ जाएगा 8100 वॉट, या हम कह सकते हैं 8.1 किलो वॉट। 8.1 किलो वॉट मतलब ऑप्शन कौन सा आ गया अपना, बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, अ पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट s फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एट अ सर्टेन हाइट, its kinetic energy is 3 times its potential energy. The height from the surface of the earth and the speed of the particle at the instant are respectively. क्वेश्चन में बोला है अर्थ के सरफेस से एस हाइट से किसी पार्टिकल को रिलीज किया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, और ये बोला गया है किसी सर्टेन हाइट पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी से 3 गुना है, 3 टाइम्स है। तो उस हाइट पर जहाँ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की 3 टाइम है, उस हाइट पर एक तो स्पीड पूछी गई है आपसे और साथ साथ आपसे वो हाइट पूछी गई है कितनी होगी। तो देखिए अब हमारे पास दे रखा है कि एस हाइट से अपन ने किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पार्टिकल को रिलीज़ किया है। तो एस हाइट से आपने किसी पार्टिकल को रिलीज़ किया है, रिलीज़ करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई, 0 हो गई। एंड एट सम सर्टेन हाइट काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज़ 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो लेट्स सपोज यहाँ पर इस पॉइंट पर हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज़ 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, टोटल हाइट आपके पास कितनी है, s। टोटल हाइट क्या है अपने पास, s। तो ये जो हाइट है इसको अपन मान लेते हैं h, दिस हाइट इज h, सो दिस रिमेनिंग हाइट विल बी s माइनस h,
एस माइनस एच। नाउ आपने किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप किया है, ठीक है, ड्रॉप किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वो एस माइनस एच हाइट चलकर नीचे आई, तो इसकी इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी इसको देख लेते हैं। सो वेलोसिटी, अच्छा पॉइंट का नाम दे देते हैं कुछ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये पॉइंट हो गया आपका ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। सो वी बी स्क्वायर इक्वल टू वी ए स्क्वायर प्लस 2a एस की जगह क्या आ जाएगा, एस माइनस एच। नाउ वी ए मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो तो 0 है, वो तो कितनी है 0। सो वी बी का स्क्वायर होगा 2a, ए मतलब एक्सेलरेशन, ड्रॉप किया है तो एक्सेलरेशन लगेगा जी के इक्वल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एस माइनस एच, ठीक है। नाउ ये वेलोसिटी हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ही होती है हाफ एम वी स्क्वायर। सो kinetic energy is 3 times of potential energy, which means half mvb square equal to 3 times of potential energy क्या हो जाएगा mg हाइट h, क्योंकि ये सारा काम किस हाइट पर है, h हाइट पर, ठीक है। नाउ वी कैन प्लेस द वैल्यू ऑफ vb हियर, सो द वैल्यू विल बी हाफ m vb का स्क्वायर मतलब 2gs माइनस h इक्वल टू 3mgh। नाउ mg से mg कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास इक्वेशन बनी s माइनस एच इक्वल टू 3h, विच मीन्स s इक्वल टू 4h, विच मीन्स h इज इक्वल टू s अपॉन 4। मतलब ये जो सारा काम है ये कब होगा, जब h इक्वल टू एस अपॉन 4 हो। मतलब ये जो आपके पास हाइट है, इफ दिस हाइट इज 1/4 ऑफ टोटल हाइट, देन द काइनेटिक एनर्जी विल बी 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। नाउ आपसे एक तो हाइट पूछी गई थी और दूसरा उस हाइट पर स्पीड ऑफ द पार्टिकल भी आपसे पूछा गया था। स्पीड ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला आपके पास है तो ये यहाँ पर रख देते हैं। तो एज वी नो वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g एस माइनस एच, एच की जगह एस अपॉन 4, तो ये हो गया आपके पास में 2g इंटू 3s अपॉन 4। आप 2 से 4 को कट कर सकते हो 2 टाइम, तो ये बना 3gs अपॉन 2। सो वी बी आपके पास आ जाएगा रूट ऑफ 3gs अपॉन 2। तो वेलोसिटी एट दैट पॉइंट आ गया 3gs अपॉन 2 का रूट और हाइट आ गई s अपॉन 4। तो s अपॉन 4 एंड रूट 3gs अपॉन 2, ऐसा जो ऑप्शन है वही आपका आंसर होगा, मतलब ऑप्शन 4th डी ऑप्शन आपका राइट आंसर इस केस में आएगा, ठीक है। अच्छा चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाय 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर, 1 घंटे में 100 किलोवाट के ट्रांसमीटर ने कितनी एनर्जी को रेडिएट किया होगा, ये आपसे पूछा गया है। आपको पावर गिवन है, आपको टाइम गिवन है, आपसे एनर्जी पूछी है। तो पावर का फॉर्मूला एनर्जी या वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है। सो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर है 100 किलो, किलो मतलब 10 टू द पावर 3 वॉट, 100 किलो वॉट, एंड 1 आवर में होते हैं 3600 सेकेंड। तो ये आपके पास वैल्यू बनी 36 इंटू, अब देखिए 2 0 तो ये 3 ये और 2 ये, तो टोटल कितने हो गए 10 टू द पावर 7। तो 36 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 7 जूल आपके पास आंसर आएगा, विच मीन्स ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने पास होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग an electric lift with a maximum load of 2000 kg lift plus passengers is moving up with a constant speed of 1.5 meter per second. The frictional force opposes the motion is 3000 Newton. The minimum power delivered by the motor to the lift in watt is, the value of G is 10 meter per second square. तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एक 2000 kg की लिफ्ट है, मतलब लिफ्ट एंड पैसेंजर का जो टोटल लोड है दैट इज 2000 kg। ये कांस्टेंट स्पीड 1.5 मीटर पर सेकंड से मोशन कर रही है, जिसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है 3000 न्यूटन। आपको पूछा गया है कि लिफ्ट की मोटर ने मिनिमम पावर कितनी डिलीवर की होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए कोई लिफ्ट है,
इसको आपको मोटर की हेल्प से ऊपर की ओर पुल करना है, मतलब ऊपर की ओर फोर्स लगाना है F। नीचे एक तो लगेगा इसका mg, जो कि हो जाएगा आपके पास 2000 g, क्योंकि आपके पास लोड कितना है 2000 एंड जी की वैल्यू आपको 10 दे रखी है। साथ ही साथ आपको मोशन तो ऊपर करवानी है, लेकिन फ्रिक्शन कहाँ लगेगा उस मोशन के अपोजिट, तो नीचे लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स विच इज गिवन 3000 न्यूटन। अब इस लिफ्ट को आपको ऊपर की तरफ मोशन करवाना है कांस्टेंट स्पीड 1.5 मीटर पर सेकंड से। आपको पावर पूछी गई है, सो पावर होता है F डॉट वी। नाउ F एंड V दोनों ही अपवर्ड है, इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो एफ वी कोस 0 विच इज इक्वल टू F इंटू वी, ये हो जाएगा पावर का फॉर्मूला। प्रॉब्लम अपने पास ये है कि F नहीं है, ये जो मोटर ने फोर्स F अप्लाई किया है इसकी वैल्यू अपने पास नहीं है, उसको निकालना है। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए देखिए F यहाँ पर हो जाएगा, आपको भाई कांस्टेंट स्पीड से मोशन करवानी है। कांस्टेंट स्पीड से मोशन होने का मतलब जितना पुलिंग फोर्स होगा उतना ही रिटार्डिंग फोर्स होगा। इसका मतलब F इक्वल टू 2000 G प्लस 3000 न्यूटन आ जाएगा। G की वैल्यू 10 रखते ही ये बनेगा 20,000 प्लस 3000 विच इज इक्वल टू 23,000 न्यूटन। दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द मोटर। सो पावर आपके पास क्या हो जाएगी, 23,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू 1.5 है। 23,000 का 1.5 टाइम्स होगा 34,500 वॉट। 34,500 वॉट, ये अपना आंसर आना चाहिए। तो 34,500 मतलब थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन अपने को दे रखा है, यही अपना इस क्वेश्चन के लिए आंसर बनेगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन बाय 2t-1 विच इज इन SI यूनिट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर। आपसे बोला है कि किसी ऑब्जेक्ट पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाने पर किसी इंस्टेंट पर उसका डिस्प्लेसमेंट 2t-1 है। इंस्टेंटेनियस पावर आपसे पूछी गई है। इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला होता है F डॉट वी। ठीक है, F डॉट वी या एफ वी कॉस थीटा, अगर थीटा 0 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा, F इंटू वी हो जाएगा। नाउ F तो आपके पास है कितना, 5 न्यूटन, बचा V नहीं है। तो देखिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2t-1। V हमारे पास होता है ds/dt, मतलब इस पूरी इक्वेशन का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। तो जैसे ही डिफरेंशिएशन करोगे 2t का तो हो जाएगा 2 और 1 का हो जाएगा 0। सो बस यही वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी है। p इक्वल टू f की वैल्यू 5, v की वैल्यू 2, तो p आ जाएगा आपका 5 इंटू 2 मतलब 10 न्यूटन। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन था, नीट 2024 में ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेस्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज u। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड बाय 8 सेंटीमीटर, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट विल बी। क्वेश्चन में ये बोला है कि 2 सेंटीमीटर स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच करने में वर्क डन अगर u है, तो उसी सेम स्प्रिंग को 8 सेंटीमीटर स्ट्रेच करने में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। सेम स्प्रिंग है, इसका मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट भी सेम होगा। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ kx² विच मीन्स u प्रोपोर्शनल टू a x²। क्यों, क्योंकि k तो स्प्रिंग कांस्टेंट है विच इज कांस्टेंट वैल्यू। सो u1/u2 हो जाएगा x1/x2 का होल स्क्वायर। u1 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी थी, u दे रखी है, u1 की वैल्यू u है, u2 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। x1 आपके पास 2 सेंटीमीटर था, x2 8 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर। जैसे ही 2 से 8 को काटोगे ये बनेगा 1/4, 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा 1/16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो u2 आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई ऑफ u, 16 टाइम्स ऑफ u। 16 टाइम्स ऑफ u मतलब ऑप्शन आ जाएगा आपके पास सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर अबव द ग्राउंड
आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इट लॉसेज 50% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी. द हाइट अप टू विच द ऑब्जेक्ट कैन रीबाउंस फ्रॉम द ग्राउंड इज. क्वेश्चन में ये बोला है कि 10 मीटर की हाइट से कोई ऑब्जेक्ट फॉल होता है, गिरता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी भी 0 है. अब आपसे ये बोला है आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इट लॉसेज 50% ऑफ काइनेटिक एनर्जी. भाई जैसे ये ग्राउंड से टकराया 50% काइनेटिक एनर्जी इसकी खत्म हो गई. अब काइनेटिक एनर्जी कम हुई है, इसका मतलब वेलोसिटी भी कम होगी. तो उसकी वजह से जब वो रीबाउंस होकर किसी नई हाइट तक जाएगा तो न्यू हाइट कितनी होगी ये आपसे पूछा गया है. तो देखिए अब इसमें हमारे पास में ये कहा गया है कि 10 मीटर की हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है, किसी ऑब्जेक्ट को 10 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया गया है. अब जब आप इसको ड्रॉप करोगे इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, एंड वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे गिरेगा. इसका मतलब ग्रेविटी मतलब आपका जो फोर्स है दैट इज कंजर्वेटिव इन विच टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी. इसका मतलब जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा. तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जब वो ऑब्जेक्ट बॉटम पे आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, विच इज इक्वल टू mgh. जो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी थी mgh वही काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगी. आप चाहें तो एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हैं कि ui प्लस के आई इक्वल टू uf प्लस के एफ, इनिशियल इक्वल टू फाइनल. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी को k लिख देते हैं. सो k कितना आ गया, mgh. लेकिन इन सबको अपन मानेंगे इनिशियल कंडीशन k1 h1 u1. ठीक है, ये कंडीशन आ जाएगी. अब आपसे कहा गया है कि जैसे ही बॉटम पे कोलिजन हुई वो वापस रीबाउंस होगा और उस रीबाउंस होने में उसकी काइनेटिक एनर्जी 50% से कम हो चुकी है, 50% का लॉस हो चुका है, मतलब आधी खत्म हो गई. बची कितनी, आधी. मतलब जब ये पार्टिकल फिर से रीबाउंस होगा तो इसके पास जो k2 होगी दैट इज इक्वल टू k1/2. इनिशियल की क्या होगी, हाफ होगी. ठीक है. सो नाउ k2 विल बी इक्वल टू u2. वही एनर्जी कंजर्वेशन कि भाई यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम हाइट पर जाकर वो सारी की सारी किस में चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी. ठीक है. तो k2 इक्वल टू u2, k2 इक्वल टू u2 की जगह हम mgh2 लिख सकते हैं. अब k2 क्या था आपके पास, k1/2. सो k1/2 इक्वल टू mgh2. k1 की वैल्यू अपने पास क्या दे रखी है, k1 की वैल्यू थी हमारे पास mgh1, mgh1/2 इक्वल टू mgh2. mg से mg कैंसल. सो h2 इज इक्वल टू h1/2 एंड h1 कितना था आपके पास, 10 मीटर. तो 10/2 होकर आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 5 मीटर. कितना आ जाएगा आपके पास, 5 मीटर. मतलब ऑप्शन कौन सा आया, डी ऑप्शन. एनर्जी कंजर्वेशन से ही किया है. इनिशियली जब ऑब्जेक्ट को आपने ड्रॉप किया तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास में कितनी थी, mgh, u इक्वल टू mgh. इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, स्मॉल u इक्वल टू 0. जैसे ही ग्राउंड पे टच हुआ वैसे ही काइनेटिक एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई mgh1. अब रीबाउंड होने पर यही काइनेटिक एनर्जी आधी लॉस्ट हो गई तो बची कितनी, आधी. तो k1/2 और इसकी वजह से जो न्यू हाइट मिली दैट इज h2. तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी mgh2. बस k1 की वैल्यू रखी है mgh1/2 इक्वल टू mgh2. mg से mg कैंसल, h2 इक्वल टू h1/2 विच इज इक्वल टू 5 मीटर. इस तरह से अपना ये आंसर होता. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग हॉरिजॉन्टल x डायरेक्शन विद काइनेटिक एनर्जी 10 जूल is displaced through x equal to 3 I cap meter by a force F vector equal to minus 2 I cap plus 3 j cap. The kinetic energy of the object at the end of the displacement x is. क्वेश्चन में ये बोला है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल x डायरेक्शन में 10 जूल काइनेटिक एनर्जी से डिस्प्लेस हुआ है एंड उस पर
फोर्स लगा है -2i प्लस 3j एंड डिस्प्लेसमेंट है 3i। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट x, डिस्प्लेसमेंट x के एंड पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर हम लगाते हैं बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, WET, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज में क्या होगा, F डॉट एक्स, क्योंकि फोर्स F लगा है, डिस्प्लेसमेंट x हुआ है, काइनेटिक एनर्जी होगी K फाइनल माइनस K इनिशियल। फोर्स F की वैल्यू थी -2i प्लस 3j न्यूटन, डॉट डिस्प्लेसमेंट था 3i, K फाइनल आपसे पूछा गया है, K इनिशियल आपके पास था 10 जूल। अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में I का डॉट प्रोडक्ट I से होता है, J का कोई कंपोनेंट है नहीं इस साइड, तो क्या हो जाएगा 0। सो -2i इंटू 3i हो जाएगा माइनस का 6 इक्वल टू KF माइनस 10 इधर आके आपके पास हो जाएगा प्लस का। सो आपके पास जो फाइनली वैल्यू मिलेगी KF इक्वल टू 10 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 4 जूल। 4 जूल मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपके पास, C ऑप्शन।